बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव सोच के साथ करें। जब आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपके आने वाले जो दिन के टास्क हैं वो अच्छे होंगे। मैनिफेस्ट करें पूरे दिन को कि आज मैंने ये अपने फ़लाँ टास्क करने हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो टास्क पूरे होंगे। नाज़रीन, जो टैक्स है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी का एक रीढ़ की हड्डी होती है। हमारे यहाँ इसको बड़ा एक पेचीदा अमल समझा जाता है। कुछ लोग टैक्स को जो है वो फ़ाइल करते हैं, जिनको फ़ाइलर कहा जाता है, और जो कुछ लोग हैं जो टैक्स को नहीं फ़ाइल करते, जिनको नॉन फ़ाइलर कहा जाता है। जहाँ पर इंतज़ामिया और हुकूमत की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, वहीं पर आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो टैक्स नेट का हिस्सा बने और जो मुल्क की मईशत है उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। क्योंकि जब तक टैक्स नहीं अदा करेंगे तो हुकूमत ने जो सहूलियात आपको देनी है उसको देने में हुकूमत को दुश्वारी महसूस होगी, दुश्वारी होगी। और जब आपको वो दुश्वारी ट्रिकल डाउन करके ग्राउंड पे आएंगे लोगों के पास, तो लोग जो हैं वो फिर हुकूमत से नालां होंगे। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं सैयद जुनैद मुमताज़ शाह, जो कि मेंबर हैं टैक्स बार, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे महर इमरान साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम महर साहब। वालेकुम सलाम। दोनों ठीक महर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने गेस्ट से बिल्कुल। स्टार्ट करना चाहूँगा। सर, जुनैद साहब, मुझे बताएं कि आप पहले अपने दिन की आगाज़ का बताएं कि आप किस तरह अपना दिन स्टार्ट करते हैं और आपकी रूटीन क्या है। एक्सरसाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, किस तरह अपने दिन का आगाज़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आज आपने बुलाया टैक्स के हवाले से आगाही के लिए। जो एक लॉयर होता है उसकी तो रूटीन बड़ी टफ़ होती है। उसका ये होता है कि सुबह हम उठते हैं, उठ के कोर्ट्स वगैरह का जो काम होता है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो मिसलिनियस काम हुआ वो कर लिया। फिर मेरी आदत है मैं घर जाके ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। फिर मैं शाम को आता हूँ। शाम को फिर हमारी बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, ओके। 2-3 हमें बज जाते हैं। तो सुबह का आगाज़ अगर फ्रेश होगा, जिस तरह आज माशाल्लाह फ्रेश है, तो इंशाल्लाह फिर पूरा दिन भी बड़ा अच्छा खुशगवार गुजरता है। इंशाल्लाह। जुनैद साहब, आज जो है वो टैक्स फाइल करने की आखिरी डेट है। पहले मुझे बताएं कि अभी इसमें कोई इम्कानात हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा? देखें, ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है, इस कानून में लिखा हुआ है कि जी 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। लेकिन उसके ज़रूरी है कि इनकम टैक्स का जो गोशवारा है वो टाइमली जुलाई के अंदर आ जाना चाहिए। इस दफ़ा तो मिड ऑफ अगस्त में इनकम टैक्स का जो गोशवारा है वो आया है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये हुआ था कि अभी सितंबर में 10-15 दिन पहले एक जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर एक अमेंडमेंट कर दी गई। पोर्टल के ऊपर किसी को आगाही नहीं दी गई अच्छा। कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है आप वो लगाएं और उसके मुताबिक टैक्स अदा करें। तो अंजुमन ताजरान और बाकी लोगों ने, आम टैक्स पेयर्स ने बड़ा शोर मचाया, चैम्बर इसमें इन्वॉल्व हुआ। फिर वज़ीर आज़म ने डायरेक्शन दी चेयरमैन FPR को कि आप जो इसका जो गोशवारा है उसको सिंप्लीफाई करें। तो हमें तो हमारी रिक्वेस्ट भी होगी, हमारी अपील भी है कि इसकी डेट को एक्सटेंड किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो जनूबी पंजाब के हवाले से है वो है सैलाब ज़दगान। अगर एक बंदा सैलाब के अंदर वो बेचारा परेशान है, उसके घर बार उजड़ गया है, तो उसके लिए कैसे पॉसिबल है कि वो टाइमली जो है अपने वकील के पास जाए और वो गोशवारा जमा करवाए। तो हमारी तो अपील है कि इनकम टैक्स गोशवारे की जो डेट है उसको 30 सितंबर से एक्सटेंड किया जाए। मैक्सिमम इसमें 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाए। जितना टाइम देंगे टैक्स रेवेन्यू उतना जनरेट होगा हुकूमत पाकिस्तान को, उसी टाइम फ़ायदा है। इतनी सख्ती करके हुकूमत पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा नहीं है। सर, अब जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि सख्ती ना की जाए, थोड़ी सी लीनियंसी, हम देख रहे हैं कि पिछले जब से पाकिस्तान बना तब से टैक्स हमारा एक बहुत बड़ा मसला है और लीनियंसी ही शो की जा रही है हुकूमत की तरफ से। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। आपने सैलाब मुतासरीन की बात की। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा वो वाहिद सेक्टर है जिसमें सबसे कम जो है वो टैक्स दिया जाता है, जबकि एम्प्लॉयड लोग जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिएगा मज़ीद कि सैलाब मुतासरीन अगर इससे इम्पैक्ट हुए हैं तो वो छोटे सैलाब मुतासरीन हैं, जबकि बड़े जो सैलाब मुतासरीन हैं वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं है, वो उस तरह अपने टैक्स जो है वो जमा करा सकते हैं। आप इस बारे में क्या? 1997 के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लागू किया गया था। उसके अंदर ये था कि 2 किस्म के टैक्सेस लागू किए गए थे। सेक्शन 3A के अंदर लैंड बेस कि पर एकड़ अगर 12.5 एकड़ से ज़्यादा है तो लैंड बेस टैक्स अदा करेगा, बिल्कुल, जो कि एडवांस टैक्स की सूरत में 1 साल के दरमियान ही ले लिया जाता था। दूसरा था सेक्शन 3B, वो इनकम टैक्स जो आपका आमदनी के ऊपर है उसका एक स्लैब बना दिया जाता है, उसकी असेसमेंट करके एक गोशवारा जमा कराया जाता है। 30 सितंबर भी उसी की लास्ट डेट है। इस तरह नहीं है कि ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ज़राअत के ऊपर टैक्स बिल्कुल लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें
बताया जाता है कि ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं है। सेकेंडली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सबसे ज़्यादा ज़राअत के ऊपर लगते हैं। किसी किसान ने बीज लेना हो, वो प्रॉपर बीज नहीं है, सारा 2 नंबर है, उसके बावजूद उसके ऊपर आप देख लें कि टैक्स उसको अदा करना पड़ेगा। खाद लेगा, बीज लेगा, कोई चीज़ अदा करेगा, बिजली के बिल आप देख लें किसान कितने देता है। इस टाइम अगर सबसे जो तबका जो बिल्कुल महरूम है और जिसकी कोई प्रॉपर एसोसिएशन भी नहीं है, जिसकी कोई आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक नहीं पहुंचती, हमारे इस्लामाबाद नहीं पहुंचती, तो वो किसान है। ज़राअत का शोबा जो है पाकिस्तान में कहना नहीं चाहिए, ये पिट चुका है। टैक्स के हवाले से अगर आप बात करें तो ज़राअत के ऊपर बिल्कुल टैक्स है। अब आप ये देखें कि जिस साल में हम बैठे हैं 2025-26, इसके असेसमेंट के अंदर जिस तरह सैलरी के ऊपर टैक्स है, जिस तरह बिजनेस के ऊपर टैक्स है, उसी स्लैब के हिसाब से इन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स है वो मिन्हा करके फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें होती हैं, और एडवांस टैक्स है। पटवारी साहिबान तो मौके पे ऊपर टैक्स ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि ज़राअत जो है वो टैक्स नहीं देती, किसान टैक्स नहीं देता। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक मैं आपको ये डाटा के मुताबिक कह रहा हूँ। अब अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे ये चला सकें डाटा, क्योंकि इस वक्त मुझे याद नहीं है कि जो सबसे कम जो टैक्स स्ट्रक्चर में लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हैं। लेकिन आपकी बात की बिल्कुल ठीक है कि इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर मद में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। आगे चलते हैं। फाइलर और नॉन फाइलर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहले तो ज़रा नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में समझा दें कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है, और किसको अगर आप फ़ाइलर बन जाते हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। क्योंकि आम आवाम में ये तासुर है कि अगर हम टैक्स नेट में आ गए तो हमें जो है वो सैलरीड क्लास पर जिस तरह पिसती है, जिस तरह उसका जूस निकाला जाता है कि सैलरीड क्लास से ही मज़ीद टैक्स ले लिया जाता है हर साल, टैक्स नेट को उस तरह बढ़ाया नहीं जाता, तो हमारा भी फिर हशर वही होना शुरू हो जाएगा। फाइलर और नॉन फाइलर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कानून ये कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कि ऐसा शख्स जिसका जो एनटीएन होल्डर होगा या उसकी सैलरी आज के हिसाब से 6 लाख या 6 लाख से ऊपर होगी पर एनम, उसके ऊपर वाजिब है कि वो इनकम टैक्स गोशवारा जो है वो जमा करवाएंगे। ऐसे लोग जो इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाते हैं, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न भी कहते हैं, उनको हम फाइलर का स्टेटस FPR दे देता है। ऐसे लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, बेशक उनका एनटीएन बना हुआ है, उनको नॉन फाइलर कह दिया जाता है। फिर इसमें एक लेट फाइलर की भी कैटेगरी है जो लेट गोशवारा जमा करवाएगा। जो फाइलर है उसको सर्टन जो है हुकूमत ने टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए ब्रॉडनिंग टैक्स बेस के हवाले से उसको कुछ मुराद दी हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाइलर जो है वो इनकम टैक्स गोशवारा जो है प्रॉपर जमा करवाने के बाद कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उस पर रेट ऑफ टैक्स कम है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी के टोकन टैक्सेस, फिर जो बैंक का प्रॉफिट आता है उसके ऊपर, जो डिविडेंड आता है उसके ऊपर सर्टेन जो है उसको अमाउंट जो है उसको रिलैक्सेशन दी गई है। ये इंसेंटिव जब दिया जाता है तो हुकूमत को एक तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, दूसरा जो फाइलर होता है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आता है। क्योंकि पाकिस्तान के जो इशू है वो फैटफ के हवाले से हो या बाकी हवाले से हो तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है। तो जो इनकम टैक्स गोशवारा है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ एक स्टेप होता है, उसके अंदर तमाम डिक्लेरेशन आ जाती हैं। आपकी बात ठीक है कि जो लोग हैं उनका ये कंसेप्ट बिल्कुल मौजूद है कि वो सैलरी क्लास की तरह दब जाएंगे। तो उसमें इशू ये होता है कि जो कोई गोशवारा अगर जमा होता है तो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बेजा हरासा भी करते हैं, तंग भी करते हैं, ऑडिट प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। फिर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लिटरेसी रेट का थोड़ा सा इशू है, लोगों को इतनी आगाही नहीं है। फिर जो इनकम टैक्स का गोशवारा है या इनकम टैक्स जो प्रोसेस है पूरा वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे सर आएंगे। अभी आपने हरासा करने की बात की, टैक्स जो फाइल करने का प्रोसेस है उसको बड़े आसानी तरीके से आपसे समझने की आज कोशिश करेंगे। पहले हरासा करने पे आ जाते हैं। अभी जो रिसेंटली पास किया गया कानून, जो हमारा कानून ही पास किया, हमारा जो फाइनेंस बिल आया था उसके अंदर कुछ जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स की जो पावर्स हैं उसको इन्हेंस कर दिया गया था, वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं अभी? जी, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी थी और उसके अंदर सूरत हाल ये है कि उनको ये पावर्स दे दी गई हैं कि इनकम टैक्स जो ऑफिसर है वो किसी भी बिज़नेस प्रीमिसेस के अंदर जा सकता है, उसको चेक कर सकता है। सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि वो FIR भी दे सकता है। हाँ जी। तो ये पहले भी मौजूद था, ठीक है, लेकिन ये हाईलाइट हो गया और इसके ऊपर लोगों को ये महसूस हुआ, ताजिर हजरात को, कि अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ताजिर हजरात को इस तरह से हिरासा किया जाएगा और वो लोग जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनको इस तरह से मुश्किलात का करना पड़ेगा, तो नए तो फाइलर होगा ही नहीं, लोग तो टैक्स नेट में आएंगे नहीं।
सर आप इन जनरल प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का जो टैक्स नेट में आने का तरीका है, फाइलर बनने का तरीका है, वो कॉम्प्लेक्स है जैसे आपने बात की, क्या वो वाकई ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि अभी तो आपका जो CNIC नंबर है उसी को आपका NTN नंबर ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि आप उसी के तहत अपना सारा प्रोसीजर है जो वो कर सकते हैं, और एक लेमैन जो है वो आराम से पोर्टल पे बैठ के अपना, अगर मैं अपना टैक्स फाइल करना चाहूँ तो मैं लैपटॉप पे बैठ के, हुकूमत का ये दावा है, मैं अपना लैपटॉप पे बैठ के आराम से उसको जो है वो फाइल कर सकता हूँ, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप इसमें प्रैक्टिस में क्या देखते हैं? डिपेंड करता है केस टू केस। Okay. अगर कोई बिजनेस है किसी का और वो थोड़ा सा उसको ज़ाहिर है देखना है, तो एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक लेमैन उसको जो है कर सके। अब हम चले जाते हैं, ज़ाहिर है ये हमारा जो निज़ाम है पूरे का पूरा ये इंटरनेशनल जो हालात हैं उनके मुताबिक होता है, और बाहर की दुनिया से हम ड्राइव करते हैं लॉ को। बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में जब हम स्टडी करते हैं या हम ट्रैवल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका टैक्स नेट, अक्सर तो मुल्क ऐसे हैं उन्होंने टैक्स नेट हमारे फॉलो किया हुआ है, जैसे कि मलेशिया या बाकी मुल्क जो हैं, लेकिन उन्होंने उस निज़ाम को बड़ा आसान कर दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अगर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, अब शनाख्ती कार्ड के ऊपर जिसकी भी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो टैक्स की कटौती है वो आ जाती है। FPR कोशिश तो पूरी करता है कि MIS सिस्टम के थ्रू जो है उसको कोई कंपाइल करके इनकम टैक्स रिटर्न जब आप जमा करवा रहे हो तो वो, लेकिन जो इस इनकम टैक्स गोशवारा जो जमा करवाना है वो हर साल उसमें नई से नई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। हालांकि उसको जो है उसको बेहतर अंदाज में कोई सिंप्लीफाई होना चाहिए, वो एक लॉयर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको समझना और उसको करना, तो लेमैन बेचारा किस तरह से फिर करेंगे। सर आप एज एन इनकम टैक्स एक्सपर्ट और आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान में जो ये बदलती सूरत हाल है और एक परपेचुएटी नहीं है, स्टेबल हुकूमत ना होने की वजह से जो कानून बार बार चेंज होते हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? तो ये एक लेमैन के लिए किस तरह जो है वो मुश्किलात पैदा कर देता है टैक्स नेट में आने के लिए? और अभी जो सूरत हाल है, ये हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम टैक्स नेट बढ़ाने में कामयाब हो गए, हम अपने टारगेट्स जो है वो इनकम टैक्स के कंप्लीट करें, तो ऑन ग्राउंड इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अगर आप बात करें इनकम टैक्स गोशवारे की हद तक, तो इस साल ज़ाहिर है एक तो सैलाब के इश्यूज़ थे और ये जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आई और बार बार अमेंडमेंट्स आई, उसकी वजह से अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि आज 30 सितंबर है, आज शाम को पता लग जाएगा कितने गोशवारे आए हैं और कितने, लेकिन उसके हवाले से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जहाँ तक कि जी जो टैक्स नेट बेस जो है वो उसको इंक्रीज़ करना, इंसेंटिव देंगे जब लोगों को, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जब एग्रीकल्चरिस्ट को और बाकी जो इदारे हैं लॉयर्स को भी साथ मिलाएंगे, एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, तवाज़ुन लेके आएंगे, तो ये मुश्किलात होंगी हल। सर इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो किस तरह पेचीदा है और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लोग जो है वो टैक्स नेट में आने से क्यों गुरेज़ा हैं। सर अपनी बात को आप कंप्लीट कीजिएगा, जो हम आखिरी नोट पे आप बात कर रहे थे। मैंने आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो नॉन फाइलर्स जो हैं वो किस तरह टैक्स नेट में आ सकते हैं, और जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड उस तरह नहीं है। आप कह रहे थे एक लॉयर की बारहा ज़रूरत पड़ती है। ज़रा उस प्रोसीजर को ज़रा हमें समझा दें आसान अंदाज़ में। सबसे पहले तो ये जो प्रोसीजर है टैक्स का, एक NTN बनाया जाता है। NTN बनने के बाद इनकम टैक्स गोशवारा जो है वो सबमिट किया जाता है। उसके साथ इनकम टैक्स गोशवारे के अंदर ही वेल्थ स्टेटमेंट है, जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिक्लेयर की जाती है। मोटर व्हीकल्स हो गए, बैंक अकाउंट हो गए, जितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो, कैश हो गया, अदर एसेट्स, गोल्ड वगैरह, वो सारा एनिमल्स, इस सारे के अंदर जो है वो डिफरेंट जो लोग हैं, सैलरी वाले का अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये बिज़नेस क्लास के अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके वो इनकम टैक्स का जो एक गोशवारा है वो जमा करवाया जाता है, जिसकी आज लास्ट डेट है। तो उम्मीद है कि वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो सर मैंने आपसे अब जानना चाहूँगा कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं और जो हमारे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो एक बाहर से डॉलर्स जो हैं वो लेके आते हैं, आपकी इकॉनमी में एक अच्छा किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो ई-कॉमर्स भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है आवाम के लिए। एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके ऊपर नज़र आ रहा है कि जो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कुछ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से।
ख़ास तौर पे अगर हम रिटेलर हज़रात की बात करें, तो जब रिटेलर्स जो है वो टैक्स नेट में नहीं आ सके तो इनडायरेक्टली उनके ई कॉमर्स के जो कारोबार हैं उनकी तरफ टैक्स नेट में बढ़ाने की उन्हें कोशिश की गई और उस पर टैक्स लगाया गया। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये सही इकदाम हैं हुकूमत की तरफ से या नहीं है? जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका एक इदारा है ब्रॉडनिंग टैक्स बेस। वो जो बीटीबी है वो ये करता है कि वो ये देखता है कि अब कौन से नए कारोबार हैं जो टैक्स के अंदर नहीं आए। फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये इस तरह की चीज़ें थी, ये इस तरह के शोबे थे कि ये ब्रॉडनिंग टैक्स बेस के अंदर नहीं आए थे और इनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था। अब उसका इशू क्या हुआ? उसका इशू ये हुआ कि जो सोशल इनजस्टिस हो गया। एक लड़का जो घर में बैठा है या एक बच्ची जो घर में बैठी है, उसने देखा कि कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर करोड़ों रुपए उसकी गाड़ियां हैं। अच्छा, इसका एक तो सोशली बड़ा इम्पैक्ट बना। अब इसके ऊपर आ जाए आपके टैक्स के हवाले से, टैक्स तो वो कोई अदा नहीं कर रहे थे जब पहले। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि जी अब तो कोई शादी ब्याह के ऊपर कोई नुमाइश होगी, कोई गाड़ियों की नुमाइश होगी या बाकी चीज़ें होंगी, वो इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स से पूछा जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई बिजनेस जनरेट करता है इनकम तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो इसके ऊपर भी इसी तरह से टैक्स लगेगा। अनफॉर्चुनेटली वो कोई पैसा, ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तान के अंदर से या पैसा सही तरीके से कमाते नहीं है। बिल्कुल। या पाकिस्तान में लेके नहीं आते। कोई बेटिंग ऐप्स हैं, अब तो काफ़ी सारे एलिगेशन हालिया जो अभी हमने सारे देखे हैं, हालिया allegations जिस लगाए तरह गए बेटिंग ऐप्स आ गई हैं, वो उसका इशू है। तो ये ऐसा ये साइट थी इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर्स की जो कि आंख से ओझल थी और अंडर द रडार चल रही थी और ये बचे हुए थे। लेकिन अब टिकटॉकर्स के लिए बड़े मुश्किल हालात आ गए हैं और अब उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और जो टिकटॉकर्स को भी चाहिए कि नमूदो नुमाइश कम करें। बिल्कुल। तो पहले पाकिस्तान के हालात बड़े जो हैं वो ख़राब हैं। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने रिपोर्टर जो हैं माहिर इमरान साहब के पास। माहिर साहब, सैलाब की सूरत हाल जो है पूरे बड़ी सख्त रही, उसके हमें संगीन असरात भी देखे। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में जो सूरत हाल थी वो काफ़ी संगीन रही। आप हमारे उन कुछ रिपोर्टर्स में से थे जिन्होंने बड़ा एक्सटेंसिवली इस पूरे को कवर किया। अभी मुझे हालात जो है सैलाब की जो मौजूदा हालात है वो ज़रा समझा दें कि इस वक्त मौजूदा ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। लोग अब अपने कैंप से जो है हुकूमत की तरफ से जो कैंप्स लगाए थे उससे वापस जा रहे हैं घरों की तरफ? देखें, बहुत शुक्रिया। एक तो सैलाब इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, अवामी मसला है। जहाँ पे महंगाई के बायस लोग परेशान थे, तो सैलाबी इलाकों में तो कुछ भी नहीं रहा उन लोगों के पास। सही। अगर आप पूछ रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो मुल्तान में जो फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे वो बंद हो चुके हुए। ओके। सदर सिटी में बंद हो गए, शुजाबाद में बंद। इस वक्त 4 कैंप्स हैं सिर्फ, वो जलालपुर पीरवाला में जो है, क्योंकि वहाँ पानी इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल मौजूद है, वहाँ पे उनके घरों में पानी है। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में पानी जो है वो चला गया है, यानी उन एरिया से निकल गया है। जो यहाँ पे ऐसे मकामात थे जो ज़ेरे इलाके थे वहाँ पे अभी भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त लोगों के घर ज़मीन बोस हो चुके हुए हैं, दीवारें गिर चुकी हुई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो हुए हैं। तो इसलिए दोबारा वहाँ पे ज़िंदगी का शुरू करना बड़ा मसला लोगों को है। कैंप से ये लोग चले गए। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 20,000 के लगभग मुल्तान में लोग कैंप्स में पहुँचे थे। मजमूई तौर पर 4 लाख के करीब जो लोग हैं वो इन एरियाज़ में जहाँ सैलाब हुआ वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए। 4 लाख लोग इफेक्टेड थे और 20,000 जो है वो सिर्फ जो है वो कैंप्स में थे। तो बाकी लोगों के लिए फिर इंतजाम देखें जो इन रिवराइन बेल्ट में रह रहे होते हैं, उनके रिलेटिव्स सिटीज़ में होते हैं, उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब नहीं पहुँचा, तो अपने रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब के घरों में या किसी का अपना घर अलग बना हुआ है तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। आपने महासा फील्ड में एक चीज़ नोटिस की होगी, हम भी प्रोग्राम्स करने के लिए गए, हमने नोटिस किया कि वहाँ पर लोगों का ये गिला था कि अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, जिनके थोड़ी सी जो है वो लिंक्स अच्छे हैं या जिनकी PR अच्छी है, तो उनको जो है वो राशन दे दिया जाता है। और अक्सर औकात उन लोगों को दे दिया जाता है जिनकी हालत जो है वो कदरे बेहतर है, जिनकी हालत ज़ार है, उन तक इंतज़ामिया अभी तक पहुँची ही नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं अभी 4 लाख लोग जो है इफेक्टेड हैं और तकरीबन 20,000 जो है वो सिर्फ कैंप्स तक पहुँचे हैं। मुल्तान की हद तक ही है बात। तो इसको आपने ग्राउंड पे देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं, कैंप्स एक ऐसा सूरत हाल होती है कि वहाँ लाइन में लग के खाना लेना पड़ता था। वहाँ पे कोई पर्दादारी का इंतज़ाम नहीं था। आपको पता है कि इन इलाकों में बैठे हुए जो लोग हैं वो ये पसंद ही नहीं करते कि किसी कैंप में जाके किसी के रहमो करम पे वो रहें। तो लोगों के अंदर अपना भी एक वो है। वो तो बहुत ज़्यादा मजबूर लोग जिनके पास दूसरी ऑप्शन नहीं थी, खुद जिनके पास कोई बच्ची कुछ आमदन हो या रेंट पे जाके बैठे या अजीज़ व अकारिब,
तो वो लोग वहाँ पे कैंप्स में पहुँचे थे। या कोई आप देखें कि बहुत से बंद जो दरिया किनारे बनाए गए थे दरिया को रोकने के लिए, उन पर भी लोग, जिन लोगों को फोर्सफुली इवैक्यूएट किया गया था, वो लोग वहाँ पे भी बैठे थे। तो अब ये लोग वापस पहुँच चुके हुए हैं। आपने बात की कि अपनों को नवाजने की, ये सूरत हाल में सबसे ज़्यादा उस वक्त देखनी पड़ी जब जलालपुर में जब ये फ्लड का रेला आया और लोग अपने घरों में मैसूर हो चुके हुए थे। उस वक्त जो कश्तियों से निकालने का अमल था वहाँ पे, कि जिसकी अच्छी MP MNA का जिसके साथ अच्छा ताल्लुक़ था, किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी सहाफ़ी से, तो वो उनको कॉल कर रहे थे। मुझे भी कोई कई सैकड़ों कॉल्स आई, उनमें हमने भी बहुत से लोगों को इवैक्यूएट कराया कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरे बच्चे डूब रहे हैं। तो हमारा जो जानने वाला था कश्ती वाला, या जो मुख्तलिफ मुखैर हज़रा NGOs की कश्तियाँ थी, तो हमने उनको कहा प्लीज़ उस जगह पहुँचे। तो ये इसमें हक़ाइक़ हैं कि जिसका जो कोई जानने वाला था वहाँ ज़्यादा पहले रेस्क्यू कराया गया, उसके बाद फिर बाकी लोगों को। अब खाने की बात आ गई है, खाने के हवाले से मैंने जो अपने कल भी मैं उन इलाकों में था जहाँ सर्वे टीमें सर्वे कर रही थी, कल भी खाना तकसीम होते NGOs की वजह से, उस मैंने देखा है। पटवारी सबसे आगे थे, उसमें ना सिर्फ ID कार्ड चेक किया जा रहा है कि अब पता है हमें मुल्तान में 136 मौज़ाजात में सैलाब आया है, किसी मौज़े का भी, अब आप जिस इलाके के रहायशी हैं आपका ID कार्ड पे लिखा होता है, आपके मौज़े का नाम ज़रूर होता है, मौज़ा, उसके बाद आगे सकना और चीज़ें। अभी इस वक्त असेसमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है? लाहिम ज़रा समझाएं कि इस वक्त ग्राउंड पे जो है पटवारी हजरात किस तरह जो तखमीने का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना होगा, और हुकूमत की तरफ से कोई वादा किया गया है, इंतज़ामिया की तरफ से कोई वादे वईद किए गए हैं? देखें, CM पंजाब ने 2 विज़िट्स यहाँ पे किए हैं, जलालपुर, पीरवाला में, मुल्तान में भी वो आई थी, तो उसमें और बाकी बहावलपुर दीगर एरियाज़ में भी हो गई हैं। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है पब्लिक में खड़े होके ऑन द रिकॉर्ड कि मैं जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं मैं उनका अजाला करूँगी। उसके लिए भी सर्वे टीमें बन चुकी हैं। ज़िला मुल्तान में 82 टीमें काम कर रही हैं, जो मुतासरा इलाके हैं वो जा रही हैं और सर्वे कर रही हैं। ना सिर्फ आप पटवारी कह रहे हैं, सिर्फ पटवारी नहीं है, उसमें अर्बन यूनिट है, उसमें महकमा बिल्डिंग्स हैं, उसमें लाइव स्टॉक हैं, उसमें आपके एग्रीकल्चर्स के एक्सपर्ट्स हैं। तो ये तमाम लोगों पर मुश्तमिल एक ये टीम होती है। हमारे साहब इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले महार साहब से बात कर रहे थे कि जो इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी है, ग्राउंड पे क्या रियलिटी है सैलाब के हवाले से। जी महार साहब, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। टीमों के हवाले से बात हो रही थी, असेसमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे। टीमों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो क्या देख रहे हैं कि उनके पास बिल्डिंग डिपार्टमेंट जाके पैमाइश करती है कि यहाँ पे जो घर था वो कितने उस रकबे में था और कितनी दीवारें उसकी गिरी हैं, मकान आया कि कितना पक्का था, कच्चा था, वो तमाम चीज़ों को लिख रहे हैं। अच्छा, उसमें ऑनरशिप मंगवा रहे हैं ताकि किसी को गलत ना नवाजा जाए, अपनों को ना। जिसकी ऑनरशिप होगी वो आके दिखाएगा कि ये मेरी मलकियत था यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे खसरा गिरदावरियाँ होती हैं। बिल्कुल, पटवारी हजरात को पता होता है कि ये जिस हर 6 माह बाद के इस जगह पे जो है गंदम काश्त थी ज्वार बरसीम, वो सारा लिखा होता है। वो अपना रिकॉर्ड ले आते हैं और वो ताकि कोई झूठ भी ना बोले कि मेरे यहाँ पे ये चीज़ थी। तो उस हवाले से वो चेक करते हैं इसमें क्या काश्त थी जो अब ख़त्म हो चुकी हुई है, उसकी असेसमेंट लगाते हैं। बागात आपको पता है मुल्तान पूरी पाकिस्तान दुनिया भर में मुल्तान के आम मशहूर हैं। तो ये जो एरिया था ये सारा शेरशाह दीगर एरिया में आम के बड़े बागात थे जो ख़त्म हुए हैं। मार साहब, आप फील्ड में रहते हैं कि अभी काफ़ी आपका लोगों के साथ जो है वो ताल्लुक़ रहता है। अभी आपके नज़दीक कितना टाइम लगेगा लोगों को अपने पाँव पे दोबारा खड़े होते हुए, और जो है दोबारा जो अपनी फसलें काश्त करने के लिए एक दफ़ा जो अपना पूरा जो उनका पहले सर्कल चल रहा था उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा आपके हिसाब से? देखें, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि ये लोग कैसे पाँव पे दोबारा खड़े होंगे। फसलों का वहाँ पे पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और हम यही चाह रहे थे कि अल्लाह करे कि जहाँ पे पानी रुका रहा वहाँ गंदम की काश्त नहीं हो सकेगी, और गंदम की काश्त ना हुई तो इन लोगों का सबसे बड़ा ज़रिया जो पूरा साल अपने लिए स्टॉक करते हैं गंदम, वो उसका उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी।
तो जहाँ पर मैंने देखा है अब दरिया के करीबी एरियाज में इस वक्त भी पानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया से खुश्क हो चुका हुआ है, वापस चला गया है। तो उम्मीद यही की जा सकती है क्योंकि अभी इसी महीने के जो अगला महीना शुरू हो रहा है उसमें गंदम की काश्त जो है वो शुरू हो जानी है। तो सबसे बड़ी बात है इनके पास अभी पैसे कहाँ से आएंगे। हुकूमत अगर इनको किसानों को कोई सब्सिडी दे दे, कोई दाने दे दे, कोई खाद दे दे ताकि ये अपनी दोबारा काश्त करें तो फिर जो प्लान है में शामिल है। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने सीएम पंजाब में हमारी उन्होंने बड़ा एक ऐसा इकदाम उठाया, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए फी घर दिए जाएंगे। कुछ प्लान में इस तरह की सब्सिडाइज करना या कुछ इस तरह का प्लान में शामिल है? बिल्कुल उन्होंने इस तरह के वो किए हैं, मुख्तलिफ ऐलानात तो किए हैं। 10 लाख रुपए घर के हवाले से, जानवर होगा तो उसकी भी उनको हर चीज़ की असेसमेंट भी बेसिकली वही है। इवन कि आपका अगर कोई बाग का दरख्त वगैरह खुश्क सूखे हैं तो उनको भी उनको जो है वो तखमीना उसको मिलेगा। जुनैद साहब, सैलाब के हवाले से जैसे महासब समझा रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी संगीन सूरत हाल है, लास्ट डेट आज है हमारे टैक्स गोशवारे जमा, तो इस हवाले से अब फिर जो इन लोगों के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो सैलाब मुतासरीन जो है वो अपना एग्रीकल्चर टैक्स भी नहीं अदा कर पाएंगे और इनकम टैक्स भी अदा नहीं कर पाएंगे। तो इस हवाले से आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं टैक्स के हवाले से? जैसा कि आपको पता है सैलाब के हवाले से जो एरियाज़ हैं सैलाब के, हमने मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट एम अली खादिम हुसैन मितला साहब, हमने हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चेयरमैन FPR, सदर पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब, गवर्नर और मैडम CM साहिबा को हमने ये लेटर लिखे हैं कि पंजाब की हद तक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसको इस दफ़ा माफ़ कर दिया जाए। ठीक। और इन इलाकों को इस्तिस्ना दे दिया जाए 1-2 साल के लिए कि एग्रीकल्चर वो बेचारे कहाँ से देंगे, उनके पास तो अब कुछ नहीं बचा। इसी तरह वहाँ पे जो कारोबारी हजरात थे उनको ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसके ऊपर भी माफ़ी दी जाए। जहाँ तक बात है आज लास्ट डेट की और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की, तो उसके ऊपर देखने में ये आया है कि वो सैलाब ज़दगान तो बेचारे परेशान हैं, तो वो किस तरह उनके लिए पॉसिबल है कि वो किसी लॉयर के पास जाएंगे या अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे। उनके पास तो कोई जमा पूंजी नहीं बची, वो तो पहले बेचारे पीछे हुए हैं पिछले साल गंदम के हवाले से और बाकी जो इस हवाले से। तो सैलाब ज़दगान जो लोग हैं ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर वाले से रिलेटेड हैं उनके ऊपर बड़ी मुश्किलात हैं और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी को डॉक्यूमेंट लेके आ भी सकते थे, तो इसीलिए टैक्स की जो डेट है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। इसी में एक और बात हमें ज़रा बताएंगे, अगर कोई लोग जो हैं वो पहले टैक्स नेट का हिस्सा हैं, फाइलर्स हैं, और वो फिर अपने गोशवारे जो हैं वो उस तरह जमा नहीं कराते। एक तो वो शख्स है ना जो नॉन फाइलर है, वो टैक्स जमा ही नहीं करा रहा, लेकिन एक शख्स वो भी है जो टैक्स नेट का हिस्सा है, तो अगर वो अपने गोशवारे उस तरह जमा नहीं कराता, जैसे अब सैलाब मुतासरीन पे एक उतरती आफत आ गई है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाती है, कुछ मनफी इकदाम उठाए जाते हैं? पेनल्टीज़ लगती हैं, नोटिस आते हैं, ऑडिट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। लोगों के अंदर ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि जब मैंने कोई गाड़ी परचेज़ करनी है, प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो मैं फाइलर बन जाया करूँ और उसके बाद मैं 3-3, 4-4 साल को गोशवारे ने जमा कराऊँ। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। जब आपने एक दफ़ा आप टैक्स नेट में आ गए, आपके ऊपर बाउंड है कि आपने हर साल इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर फाइल करने, नील के भी नहीं करने, ऐसे डिक्लेयर करने हैं, बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करने हैं, जितनी आपकी इनकम आई है वो डिक्लेयर करनी है, जो प्रॉपर्टी सेल परचेज है सारी डिक्लेयर करनी है। ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। और जो नील का गोशवारा भरते हैं, जैसे कि कोई बंदा प्रॉपर्टी लेने गया तो प्रॉपर्टी जो ADLR का ऑफिस है उसके बाहर कुछ चंद पैसों के एवज वो उनको ज़ीरो की रिटर्न भर के फाइलर बना देते हैं। ऐसा बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने गया है, जब तो वो डिक्लेयर ही नहीं करेगा तो कैसे किसी को सेल करेगा। और जिसने परचेज़ किया है उसको अगले साल उसको जो है वो शो करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, पेनल्टीज अच्छी खासी। जहाँ पर हुकूमत की कुछ जिम्मेदारी हैं, हम हुकूमत से हमेशा गिला करते हैं, अगर लोग टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बनेंगे और जो है वो इंतज़ामिया के या हुकूमत के काम चलाने के लिए जो उसको इनकम जो जनरेट करनी होती है वो यहीं से टैक्स से उन्होंने जनरेट करनी होती है, तो अगर वो इस टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो मुल्क इकॉनमी पर एक बड़ा बैड असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कहाँ पर नाकामी हो जाती है इंतज़ामिया की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से कि हमारा टैक्स बेस उस तरह ग्रो नहीं कर रहा जिस बेस पर ग्रो करना चाहिए? ट्रस्ट फैक्टर, एतमाद की जो है अदम जो है दस्तयाबी है, लोग ट्रस्ट नहीं करते अपने इदारों के ऊपर। इदारों का भी बिल्कुल उसमें रोल है और आवाम का भी उसमें रोल है। इदारों का रोल ये है कि जब वो कोई भी टैक्स नेट में आता है तो उसको एक थोड़ा सा लीनियंट व्यू दे के उसके डॉक्यूमेंट सारे चेक करके, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, MIS का दौर है, तो उसके अंदर प्रॉपर जो है इनकम टैक्स गोशवारा भी आसान किया जाए और जितने भी उसके जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किए जाए। अपार्ट फ्रॉम द टैक्स पेयर,
उनकी तरफ से ये होता है कि प्रॉपरली उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। चंद पैसे बचाने के लिए किसी अच्छे टैक्स लॉयर के पास जाने के लिए, किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट के पास जाने के बजाय वो जो बिल्कुल कचहरी के अंदर लोग बैठे हैं या बिल्कुल जिनको नॉलेज ही नहीं है और सिर्फ वो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, उनसे जाके गोशवारे जो है वो जमा करवा लेते हैं। हम डेली देखते हैं फेसबुक के ऊपर और बाकी मीडिया के ऊपर लोगों ने लिखा हुआ है कि चंद पैसों के बाद आप इनकम टैक्स। ये इस तरह नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड, और सेकेंडली कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ ये आपकी एक लोगों ने अपनी लाइबिलिटी उतारनी है। ये एक लाइबिलिटी है जो मुल्क है आपका बगैर रेवेन्यू के नहीं चल सकता। अगर अच्छे तरीके से कुछ फारे जमा होंगे तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्तान में या जनूबी पंजाब में जो कोर्ट्स, नई कोर्ट्स बनाई जा रही हैं, उसमें कोई इन टैक्स के हवाले से भी कोई कोर्ट्स जो हैं वो स्पेशलाइज कोर्ट्स बना दी गई हैं? और इन जनरल जो कोर्ट्स के हवाले से हमें ज़रा तफसीलन बताएं कि जनूबी पंजाब में क्या किया जा रहा है। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमेशा से जो है कोशिश करते रहते हैं हम कि जनूबी पंजाब के अंदर कोर्ट्स के हवाले से ज़्यादा कोर्ट्स आएँ। मैं रोही टीवी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि रोही टीवी का इसमें बहुत अहम किरदार है। हाईलाइट किए जाते हैं इश्यूज़ रोही टीवी की तरफ से, रोही टीवी की तरफ से मुतालबात किए जाते हैं, हमारे जो मुतालबात हैं वो रोही टीवी उसको हाईलाइट करता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आज से 3 से 4 साल पहले इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जो है एपिलेट, वो हमारा मुल्तान में आ चुका था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि जो उसका सेकंड बेंच है वो भी फंक्शनल हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ जो कस्टम कोर्ट जो है उसका एक दरीना मुतालबा था हमारा मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन का। हमारे जो साबका प्रेसिडेंट हैं अब्दुल सत्तार साहब हो गए, हमारे सीनियर यूनुस गाजी साहब हो गए, हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं मलिक खादिम हुसैन मितला साहब, हम बारहा जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, फेडरल लॉ सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ जस्टिस साहिबान, सीनियर जजेस हाई कोर्ट, हम हमेशा उनसे मुतालबा करते रहे गाए बगाए। ये हमारी स्ट्रगल है कोई 8 से 10 साल की कि जनूबी पंजाब के अंदर कस्टम कोर्ट होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जनूबी पंजाब के अंदर ना सिर्फ कस्टम कोर्ट आ गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल भी आ गया। ओके। आईपीटी जो ट्राइब्यूनल है उसका बेसिक काम ये है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट की जो खिलाफ वर्जी होगी उसके ऊपर, इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर वो एक्शन लेंगे। कस्टम कोर्ट जो है उसमें एंटी स्मगलिंग भी है, कस्टम के हवाले से भी केसेस हैं, टैक्सेशन के हवाले से भी केसेस हैं। पहले तख्ते लाहौर की ग़ुलामी के अंदर हमें एक छोटी सी जो हमें काम होता था वो हमें लाहौर जाना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह तख्ते लाहौर की ग़ुलामी आहिस्ता आहिस्ता से कम होती जा रही है। ना सिर्फ ये कोर्ट्स का इशू है बल्कि हम तो हमेशा ये भी मुतालबा करते रहे हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को बहाल किया जाए। बिल्कुल, बहुत दरीना अब आपने जब सैलाब देखा, मार साहब भी वहाँ पर गए, अगर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फ़ाल होता, हमें तो सुनने में ये भी आया, हमने मीडिया पे देखा है कि मैडम सीएम ने भी इस चीज़ का एहसास किया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फ़ाल होगा, यहाँ पे बैठे हुए डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हजरात और असिस्टेंट कमिश्नर अगर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को जवाबदेह होंगे, ये हिरारकी यहीं से ही कंट्रोल होगी। तो जो सैलाब की सूरत हाल थी, ये जलालपुर की ख़ास तौर पे, शुजाबाद की, मुल्तान की, ये इस तरह से ना होती। जनूबी पंजाब को जिस तरह महरूम रखेंगे तो हुकूमत पंजाब उतनी ही वीक होगी। हुकूमत पंजाब ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन में पीछे है जनूबी पंजाब के हवाले से, इस तरह के जो मसले मसाइल हैं डेवलपमेंट में भी पीछे, वो उसी टाइम ही हो सकते हैं जब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट होगा, जहाँ पे हमारी अलग सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होगी, जहाँ पे अलग हमारी हाई कोर्ट होगी, और यहाँ पे जो बाकी हमारे इदारे हैं वो आएंगे, हमारी कोर्ट्स आएंगी, तो ये मसले मसाइल। इसकी वजह से बैकलॉग भी है जितना भी हुकूमतों का, वो ख़त्म, कोर्ट्स का जो बैकलॉग है वो क्लियर होगा और जितने भी उनके केसेस हैं वो क्लियर होंगे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अभी आपके जो पंजाब बार काउंसिल है वो आम आदमी के लिए क्या कह रही है? सवाल पूछने का मकसद ये है कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं आपके पास आऊँ और अपनी इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न आपसे करवाऊँ, तो फिर आम आदमी कहाँ पर जाए? इस क्वेश्चन का सर हम जवाब लेंगे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने जुनेद साहब से एक सवाल किया था कि पंजाब बार काउंसिल जो है वो आम आदमी के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही है। जी जुनेद साहब। इंसाफ की फरहमी के लिए लॉयर्स ने हमेशा जो है किरदार अदा किया।
पाकिस्तान बनने में भी लॉयर्स का किरदार रहा है, और उसके बाद जब भी कोई मुश्किल हालात आए हैं हुकूमत के अंदर या मुल्क के ऊपर, तो हमेशा जो मुल्क के साथ खड़े हुए हैं लॉयर्स। और मुश्किल हालात में किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी है कि उसका जो जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल फ़ाल हो, और उस जुडिशल सिस्टम के लिए पंजाब बार कौंसिल हो गए, हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल हो गए, वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। लॉयर्स की रेगुलाइजेशन हो, लाइसेंसेस हों। आम आदमी को उस टाइम तक इंसाफ की फराहमी नहीं मिल सकती जब तक लॉयर्स की एसोसिएशंस जो हैं वो मजबूत ना हों, और वो किसी भी गैर आइनी इक़दाम की मुखालफत ना कर सकें, और इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा ना रहें। कोर्ट्स के स्ट्रक्चर के हवाले से या बाकी जिस तरह वीडियो लिंक है या बाकी मसाइल हैं, वो हमेशा पंजाब बार कौंसिल और हमारे जो अहदेदारान हैं वायलेट करते रहते हैं। माहिर साहब, पंजाब बार के जो इलेक्शंस हैं अब होने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी जो है वो गहमा गहमी नज़र आ रही है। आप इसको किस तरह ग्राउंड पे देख रहे हैं कि अब इलेक्शंस का जो है सीज़न शुरू हो रहा है पंजाब बार में, तो उसको इनकी ग्राउंड की रियलिटी क्या है इस वक्त? देखें, इलेक्शन वकला के तो पूरा साल ही चल रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट होता है, पाकिस्तान बार के इलेक्शन है, उसके साथ फिर हाई कोर्ट बार के हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के हैं, फिर हम क्लर्क बार के भी दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ भी पंजाब बार के इलेक्शन का जो दौरानी है वो पूरा साल ही चल रहा होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सबसे बड़े इलेक्शन दौरानी के हवाले से ये समझे जाते हैं कि इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल के लिए होता है। कोई भी इलेक्ट होता है तो वो 5 साल के लिए रहता है, तो ये 5 साल बाद ही होते हैं। अब 2000 इसको जो है 25 से 30 का इसको वो स्पैम बोलते होते हैं, तो इसलिए जो एक मरतबा इलेक्ट होगा वो 5 साल रहेगा। तो सबसे बड़े इलेक्शन इसलिए भी ये समझे जा रहे हैं। 30 मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो इसमें 30 जो मेंबरान हैं, कैंडिडेट हैं, इस वक्त सामने आए हैं जो मुख्तलिफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये पिछले 5 साल 2000 अगर हम 20 की बात करें तो उसमें 15 थे, यानी डबल हुई है। बिल्कुल। तो हर कोई अपनी जोर आजमाई कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। जहाँ पे हम ज़ाब्ता अखलाक की बात भी यहाँ ज़रूर करेंगे कि उसकी भी वायलेशन हो रही है। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं कि वायलेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि खाने जो खिलाते हैं वकला को, इसके साथ बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस होते हैं, और कंपेन का जो एक प्रोसेस होता है वो रोका गया है जल्द से इस तरह की सूरत में कि आप एक छोटा सा अपना वो लें विजिटिंग कार्ड और आप जाके अपनी कंपेन करें, ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा सारे वायलेशन जो है वो हो रही है, उस पर हमने 12 आवाज़ भी उठाई है, रिपोर्ट्स भी बनाई हैं। इससे 30 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं इस वक्त हैं। मुल्तान में 4 कैंडिडेट्स ने बनना है, खानेवाल में 2, इसी तरह बिहाड़ी में 2 मेंबरान हैं जिन जो सीटें हैं जिन पे जिन्होंने मुंतखब होना है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर बात करें तो कैंडिडेट्स 8, 7, 6, लोधरा में 1 है, वो तो कैंडिडेट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो ये अगला महीना अक्टूबर में जो है 1 नवंबर से इलेक्शन की डेट है, और ये अभी गहमा गहमे अरूज पे पहुंची हुई है। वायलेशन भी हो रही है, लेकिन वकला कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने हामी बनाएं और स्पोर्ट्रान बनाएं और ये करें। माहिर साहब, महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा है, महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कुछ इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कंट्रोल भी हुई, स्टेबिलिटी की तरफ भी हम गए इस हुकूमत की कुछ इक़दामात की वजह से। लेकिन सैलाब की जो सूरत हाल है, बहरहा एक तरफ कुदरती आफत है, दूसरी तरफ महंगाई है जो हमारी कुछ मसनूई भी क्रिएट की जाती है। इस हवाले से आपने ग्राउंड पे क्या देखा है कि जो किसान हैं या जो आड़ती हजरात है वो कुछ स्टॉक्स भी कर रहे हैं, तो मसनूई महंगाई ज़्यादा है या इन जनरल जो हमारी लेजिटिमेट महंगाई है वो है इस वक्त ग्राउंड पे? देखें, इसमें मैं सारी ज़िम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स पे ठहराऊँगा। इंतज़ामिया जो होती है वो उसने सारा रेगुलेशन करनी होती है, उसने देखना होता है कि कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है, डिमांड सप्लाई को सारी उन्होंने मॉनिटर करना होता है और उस पर अमल दरामद कराना होता है, जो कि मैं समझता हूँ उस तरह से नहीं कराया जा रहा। आप देखें कि गंदम जब आई तो हुकूमत की तरफ से कोई रेट उस वक्त नहीं लगाए गए थे। गंदम 2200 रुपये 2000 रुपये मन पे फ़रोख्त करने पे मजबूर। गंदम तो डीरेगुलेट नहीं कर दी हुकूमत ने, अब दोबारा डीरेगुलेट मैं आपको बताऊं कि अब इस वक्त आके उन्होंने गंदम का जो रेट है वो मुकर्रर की है। मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि किसान उस वक्त चीख रहे थे कि खुदारा आप हमसे कोई एक रेट सरकारी वो कर लें ताकि पूरा साल चले, उसी हिसाब से। तो हुकूमत ने कोई रेट फिक्स ही नहीं किए थे।
जब आड़तियों ने जो आपने कहा है ज़ख़ीरा माफिया जो हैं उन्होंने ये पूरी गंदम उठा ली, छुपा दी, और इस वक्त जो रेट अचानक फिर सामने आया तो 4000, बिल्कुल 2000 में लिया, 4000 में बेच रहे हैं। अब ये बताएं कि एक किसान जो एक DAP की आप यूरिया की आप रेट बोरी के चेक करें और पूरी अगर कॉस्ट लगाएं तो पर मन का तो उन्हें घाटा हुआ है, फ़ायदा तो हुआ नहीं। बिल्कुल। और रो रहे थे कि हम नेक्स्ट ईयर में हम ये गंदम काश्त ही नहीं करेंगे। किसानों को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इनकी जो एक पॉलिसी है वो नाकिस पॉलिसी की वजह से किसान इस पे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। वो बेचारे अपने जेवरात बेच के कोई भी काश्त करते हैं, उसका कोई रेट नहीं होता। जो बीच में ब्रोकर होता है वो उठा के ज़ख़ीरा माफिया के हवाले करता है और फिर वो छुपा देते हैं, और फिर एक मसनूई महंगाई का एक बाज़ार होता है, बाज़ार में कोई चीज़ मिलती नहीं है, अचानक फिर रेट बढ़ता है और जाके इस चेन को तोड़ना होगा। और जब तक ये चेन नहीं टूटेगी तो ये महंगाई ख़त्म हो ही नहीं सकती। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से DC ऑफिस की तरफ से रोज़ की एक रेट लिस्ट शाया की जाती है। कल मेरे ख्याल है आपने रिपोर्ट दी हमारे प्रोग्राम में कि एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है रेट्स में, मार्केट के रेट्स में और DC रेट की तरफ से जो हमें रेट लिस्ट दी जाती है उसमें इतना फ़र्क क्यों होता है? इन्फोर्समेंट की कमी है, असल जो रेट्स हैं वो DC रेट्स हैं और जो लोग हैं मार्केट के रेट में मसनूई महंगाई करके बेच रहे हैं, या असल मार्केट के रेट्स हैं और DC रेट बनाने में कुछ कोताही हो जाती है? नहीं, DC रेट तो मैं समझता हूँ फिर भी उन जो ताजर हैं उनके फ़ायदे में होते हैं, फिर भी उनका मुनाफा रख के वो रेट निकाले जाते हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से ये पीरा फोर्स क्यों बनाई गई थी? सिर्फ इन्फोर्समेंट ये फोर्स थी कि आप ये देखें कि पहले जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहे होते थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे, इंतज़ामिया के अंडर थे, उनके पास इतने काम थे कि वो पटवारी था, पटवारी ने पूरे एरिए को देखना है, इंतकाल देखने हैं, फ़र्द रजिस्ट्रियाँ वहाँ से आया है, मीटिंग्स देखनी है, रेवेन्यू के मामला देखने हैं, कलेक्शन रेवेन्यू देखनी है। उसके बाद फिर वो जाके इन रेडियों पे वो पटवारी हजरात को इन्होंने प्रेस कंट्रोल का दर्जा दिया हुआ होता था, वो जाके उन्होंने फिर उसको भी चेक एंड बैलेंस करना है। इसके अलावा भी बहुत से मॉडल कब्रस्तानों के मंसूबे हैं, यानी कि एक शख्स पे जब इंतज़ामी इनके पास नफरी की कमी थी, अमले की कमी थी, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती थी। सिटी की बात करें, सिर्फ 42 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। अच्छा, 42 प्राइस, आप सिटी कितना बड़ा एरिया है, आप सिर्फ अपने इसी एरिया रोड हुसैनागाई में आप जाएं तो एक बंदा एक हुसैनागाई के नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक शाम हो जाएगी, वो अगर प्राइस हर दुकान पे जाके चेक लिस्ट वो देखेगा, रेट लिस्ट लगी हुई आया उस रेट पे बेच रहे हैं नहीं बेच रहे, तो वो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। एक तो मैं अपनी सजेशन भी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से देना चाहूँगा, जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है तो ये सारा इनको ऑनलाइन करें, ठीक है। और यहाँ तो ये लिस्ट अवेज़ा नहीं करवा सकते, ऑनलाइन क्या करेंगे, थोड़ी सख्ती करें, ऑनलाइन करें, ऑनलाइन में यहाँ से मॉनिटर करें कि किसी रेट लिस्ट लगी है या नहीं लगी, आया उस पे रेट वो बेच रहे हैं नहीं, शिकायत नंबर दुकानों पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया माहर साहब, आज हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद थे, बहुत तफसीलन आपने ग्राउंड रियलिटी बताई। जुनैद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, टैक्स के हवाले से आज आपने हमें आगाह किया कि किस तरह जो है हमें टैक्स नेट का हिस्सा बन सकते हैं और क्या क्या सहूलियात हुकूमत की तरफ से हमें दी जा रही हैं। नाजरीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे टैक्स के हवाले से, जो हमारे पाकिस्तान का टैक्स नेट का एक बहुत बड़ा इशू है। हमने बड़ी तफसीलन बात की। अब हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अंसारी साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनसे जानने की कोशिश करें कि आजकल जो यूथ में एक लैक ऑफ मोटिवेशन है, डिसिप्लिन की कमी है, इसकी वजूहात वो क्या देख रहे हैं और वो किस तरह यूथ को जो है वो मोटिवेट करते हैं अपने टास्क के लिए। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं मामूल के मुताबिक, या आप जो है देर से उठते हैं? हमने आज आपको जहमत दे दी है। नहीं, सुबह 6 बजे जो है वो तकरीबन उठ जाते हैं। मतलब ठीक जो है, है क्या रूटीन होती है आपके दिन की? 3-4 इदारे हैं मेरे, तो उनको देखना होता है, तो है। थोड़ा थोड़ा टाइम उन जगहों पर देना होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो
कुछ वक्त जो है वो बुक्स रीडिंग वगैरह में, फिर एज ए ट्रेनर डिफरेंट इदारों में सम टाइम जाने का इत्तेफाक होता है टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से। तो इवनिंग में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, तो उनको थोड़ा सा देखना होता है। ठीक, इस तरह मतलब पूरा हेक्टिक डे होता है आपका। जी जी। अच्छा उस्मान साहब, आजकल यूथ में एक चीज़ नज़र आ रही है, हम लोग जो है वो स्क्रीन एडिक्ट हो चुके हैं। डोपामीन बड़ा इजीली हमारा जो है वो स्क्रीन की वजह से रिलीज़ हो जाता है, तो वो उस तरह मोटिवेशन भी नहीं रहती, क्योंकि ब्रेन को जब ये पता चलता है कि आपने स्क्रीन को देख लिया, अपना मूवी को एंजॉय कर लिया, या आपने जो यूट्यूब की वीडियो है वो एंजॉय कर ली, तो अब मेहनत करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, अगला दिन होगा कल देखेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन की एक आदत है, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है तो इंसान के रवैयों के अंदर भी जो है वो एक जल्दबाजी आ गई है। यानी बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन पकड़ता है और वो फ़ौरन से कुछ टाइप करता है और उसका फौरी रिज़ल्ट उसको मिलता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में ये बात बैठ जाती है कि ज़िंदगी में की जाने वाली मेहनत के नतीजे भी फ़ौरन ही आते हैं। बिल्कुल। तो उसमें वो रवैये के अंदर जल्दबाजी पैदा हो गई है। तो उस जल्दबाजी को ख़त्म करने के लिए हमें अपने बच्चों को, अपनी यूथ को ये समझाना पड़ेगा कि ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे दरख्त हमें लगाने पड़ते हैं कि जिनका फल हमने शायद नहीं खाना, आने वाली नस्ल ने खाना है। कुछ ऐसे कुएं खोदने पड़ते हैं कि जिनका पानी हमने नहीं पीना, आने वाली नस्ल ने उससे मुस्तफ़ीद होना है। तो ज़िंदगी के सफ़र में हमें एक बात पे बड़ा पक्का यकीन रखना चाहिए। देखिए, हमें न्यूटन के तीसरे कानून पे पूरा पूरा यकीन है ना, तो हमें रब की रहमत का जो कानून है, जो मेहनत का कानून है, उस पर भी पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि आज वो मेहनत जो हम कर रहे हैं उसने ज़ाया नहीं होना, किसी सूरत भी ज़ाया नहीं होना। वो रहमान है, उसको ये ज़ेब ही नहीं देता। अल्लाह ने उस रहमत, उस मेहनत का नतीजा जो है वो किसी न किसी सूरत में आपको ज़रूर अता करना है, और वो मालिक है, वो बेहतर जानता है कि उसने कब अता करना है, किस शक्ल में अता करना है और कितना अता करना है। अच्छा, हम बड़ा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजकल बहुत वायरल हुआ है। लोग मैनिफेस्ट करते हैं अपने पूरे दिन को, जी आंख बंद करके बैठ जाते हैं और ये देखते हैं जी दिन को करते हैं। कुछ लोग अपने टास्क को अचीव करने के लिए करते हैं। अब इस पर एक क्रिटिक भी आती है, तो ये होती है कि आंख बंद करके मैं बैठ जाता हूँ, मैं अपने जो है वो गोल्स को देख लेता हूँ, मैंने अचीव कर लिया, और एक अपने आप को अचीव करते हुए जब वो देखते हैं कोई एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें पैदा हो गई, बस ठीक है जी, ये हम आज मैंने अपना ये टास्क कर लिया, अब मैं रोज़ इसी तरह 2 घंटे जो है वो मेडिटेशन करूँगा और अपने टास्क को अचीव करूँगा, मेहनत करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये चीज़ सिखाता है। अच्छा, देखिए, इसके ऊपर जो है एक हिस्ट्री में बड़ी डिबेट मिलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो है। इसमें 2006 में जो है वो एक बुक आई, द सीक्रेट जो है, रोंडा बायरन। अच्छा, उसमें जो है वो रोंडा बायरन ने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इसको बयान किया। उसने कहा कि देखें, इसको 3 हिस्सों में हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। पहला हिस्सा है आस्क, यानी कि आस्क के मुराद ये है कि सवाल करना, बनाने वाले से सवाल करना, दुआ मांगना जिसको आप कह लें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी दुआओं में वो तड़प नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों अप्लाई नहीं होता, हम उस तरफ आ रहे हैं, तो हमारी दुआओं में वो तड़प नहीं होती, या हमारा दिमाग कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, हमारी रूह की कैफियत कुछ और होती है और हम अपने रब से मांग रहे होते हैं। तो जब तक हमारी ज़ुबान, हमारा दिमाग, हमारा दिल और हमारी रूह एक जगह पर यकसा नहीं हो जाती, और फिर वो सजदा जो तड़प वाला सजदा है, आंसुओं वाला सजदा है, उस सजदे में जाकर जब आप कुछ मांगते हैं ना, तो वो आस का जो पहला एलिमेंट है वो पूरा हुआ है अभी सिर्फ। और दूसरा एलिमेंट आगे चलिए, वो है बिलीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो है बिलीव का मतलब ये है, इसको भी हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला ये बिलीव है कि मुझे खुद की ज़ात पर ये यकीन हो कि मैं ये कर सकता हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, रब ने मुझे वो सलाहियत दी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे नौजवानों के अंदर कि हम किसी सफ़र का आगाज़ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बजाय सेल्फ़ डाउट होता है। तो वो जो सेल्फ़ डाउट होता है वो बहुत सारे मामलात को ख़राब कर देता है। खुद की ज़ात पर यकीन, रब की ज़ात पर यकीन, और वो जो काम आप कर रहे हैं उसके ठीक होने का यकीन, ये तीनों यकीन जब इकट्ठे होते हैं तो फिर एक कंप्लीट बिलीफ जो है वो आपकी ज़ात के अंदर पैदा होता है। ये उसका दूसरा हिस्सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और तीसरा हिस्सा ये है अचीव, यानी कि जब दुआ में वो शिद्दत, वो तड़प और सजदा और वो बिल्कुल रूह का, दिमाग का, ज़ुबान का एक जगह पर यकसू होना, और फिर ख़ुद पर यकीन, रब की ज़ात पर यकीन, निज़ाम कुदरत पर यकीन, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी मेहनत, पूरी की पूरी कोशिश, जिसमें कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो सही करता है। सही का मतलब कोशिश नहीं है, सही का मतलब इंग्लिश में इसके लिए यूज़ किया जाता है स्ट्राइव, यानी अपना आप पूरे का पूरा किसी चीज़ पे लगा देना
और फिर जो है आप निज़ाम कुदरत से ज़रूर देखेंगे कि आपको वो चीज़ें जो है वो ज़रूर मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे एलिमेंट्स जब पूरे होते हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने से, सोच लेने से, मैनिफेस्ट करने से चीज़ें हासिल नहीं होती। अच्छा, मेरा इख्तलाफ या समझ ले एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से आता है आपकी बात सुन के कि क्या ये अब अगर मैंने ये सारी चीज़ें कर ली, मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने दुआ भी अल्लाह ताला से बहुत मांगी, मैंने उस काम के लिए स्ट्राइव भी किया, मैंने मेहनत भी अपने तई जितनी मैं कर सकता था मैंने पूरी की, आपने कहा ये ज़रूरी है कि मुझे वो चीज़ मिलेगी, तो क्या ये ज़रूरी है? नहीं, देखिए दुआ की कबूलियत के भी जो है ना वो 3-4 दर्जे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो दुआ जो हम मांग रहे हैं वो फ़ौरन से कबूल हो जाती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो दुआ हम मांग रहे हैं उसकी वजह से कोई मुसीबत हमसे टाल दी जाती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उस दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है। तो कहा जाता है कि जब आखिरत में इंसान को ये पता चलेगा कि वो दुआ जो दुनिया में कबूल नहीं हुई और आखिरत के लिए महफूज हो गई है, इसका कितना बड़ा अजर है, तो इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती। तो देखिए जो मोमिन है ना, मोमिन के लिए ज़िंदगी में मसाइल हैं। आप जो मुंह से निकालें पूरा हो जाए, जो मुंह से निकालें पूरा हो जाए, ज़िंदगी नहीं है। हदीस पाक का मफहूम है कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तो जो हमारी जन्नत है वो जन्नत में है। यहाँ हमने मेहनत करनी है, अपने हिस्से की पूरी कोशिश करनी है, नतीजा जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। वो रब है ना, मैंने बताया कि वो बेहतर जानता है कि कब अता करना है, किस शक्ल में अता करना है और कितना अता करना है। लोग मेहनत करते हैं, अपने कुछ जो उन्होंने गोल्स बनाए होते हैं वो उसको अचीव नहीं कर पाते। चाइनीज़ सेइंग भी है एक कि लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ रुकती नहीं है, हमें अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरा जिसने एक गोल बनाया था उसके लिए उसने अंत तक मेहनत भी की थी, लेकिन उसका वो गोल अचीव नहीं हुआ, तो वो इंसान टूट जाता है। उसके अंदर एक पेसिमिस्टिक सोच पैदा हो सकती है, उसको लगता है कि मैं जो भी कदम उठाऊंगा जो है वो मेरा वो काम पूरा नहीं होगा। तो ये जो इस तरह के नेगेटिव ट्रेड्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है जहनी अमराज भी पैदा होते हैं उस शख्स में। तो उन लोगों को आप किस तरह मोटिवेट करते हैं? देखिए इस तरह से होता है कि सर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम डेली की बुनियाद पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाते हैं ना, वहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी को भी हमें पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर्सनैलिटी बिल्डिंग को भी पढ़ाना चाहिए, वहाँ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, एंगर मैनेजमेंट को, फेलियर मैनेजमेंट को भी पढ़ाना चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि मैंने आपको बताया कि रब की जो ज़ात है ना, वो इतनी बड़ी ज़ात है, वो इतना बड़ा रहमान है, एक माँ की मोहब्बत नहीं संभाली जाती ना हमसे, वो तो 1000 माँओं से ज़्यादा चाहता है हमें। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो बंदे की मेहनत को ज़ाया कर दे? और हदीस पाक का मफहूम है कि सब्र जो है वो निस्फ ईमान है और यकीन जो है वो मुकम्मल ईमान है। यानी ज़ात के अंदर सब्र भी होना चाहिए और ये यकीन भी होना चाहिए कि जो मेहनत मैंने की है उसने सिला देना ज़रूर है, किस शक्ल में देना है उसका इंतज़ार मैंने करना है। तो जब आपके अंदर सब्र नहीं है तो इसका मतलब आपका ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है, या आपके अंदर ये यकीन मुकम्मल नहीं है कि वो मेरा रब है, वो मेरे साथ है, उसने मेरी मदद ज़रूर करनी है, उसने मुझे तन्हा नहीं छोड़ना। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, इसको भी कायम रखना है, सब्र को भी अपने अंदर रखना है और मेहनत को भी जारी रखना है, तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह नतीजे ज़रूर मिलते हैं। इंशाल्लाह नतीजे ज़रूर मिलते हैं। मज़ीद भी उस्मान आपसे बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस्मान साहब से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमें किस तरह हेल्प कर सकता है अपने टास्क को अचीव करने में। जी सर, अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। अगर किसी शख्स ने बहुत मेहनत की, अपना काम जो है वो जितनी मेहनत उससे हो सकती थी उसने वो की, अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका वो टास्क नहीं हुआ, तो उसको वो दोबारा वो टास्क अपना अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और या उसको वो टास्क तर्क कर देना चाहिए और किसी और टास्क की तरफ मूव कर देना चाहिए? मकसद ये है कि कब जो है वो उसको ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब ये टास्क मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, मुझे किसी और तरफ मूव करना चाहिए।
अच्छा, इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ हैं, लेकिन आम तौर पर जो एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे एग्जिस्ट करती है वो ये है कि अगर आप पूरी मेहनत और ईमानदारी और तवज्जो और कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, नेक नीयत के साथ कर रहे हैं, तो अगर दूसरी और तीसरी कोशिश के बाद वो आपको हासिल नहीं हो रही तो फिर आप जो है वो मूव ऑन कर जाएं। उसकी वजह ये है, देखें, कुछ ज़िंदगी के सफ़र में रास्ते वो हैं जिनका इंतखाब मैंने अपने लिए किया है और कुछ रास्ते वो हैं जिनका इंतखाब मेरे रब ने मेरे लिए किया है। तो यकीन जानिए कि रास्ते वही बेहतर हैं जिनका इंतखाब मेरे रब ने मेरे लिए किया है। ये मालूम कैसे होगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता तय कर दिया गया? देखें, ऐसा होता है कि जो मेहनती इंसान होता है ना, तो ये इटसेल्फ उसके ऊपर रब का एक करम होता है कि उसको मेहनत की आदत होती है, ठीक है। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये यकीन होता है कि इस मेहनत का किसी न किसी मोड़ पे सिला मुझे जो है वो ज़रूर मिल जाना है। तो उसमें ये होता है कि कुदरत आपको बाज़ दफ़ा इशारे देती है या ऐसे लोगों की महफ़िलों का हिस्सा बना देती है जिससे आपका आने वाला कल जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपका प्लान ए जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल सक्सेसफुल नहीं है तो आपके पास उससे रेलिवेंट कोई ना कोई प्लान बी ज़रूर होता है जिसकी तरफ जो है वो आपको मूव कर देना चाहिए जो है। अच्छा, आप इन जनरल प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि लोग जो है आजकल जो हमारी यूथ है वो ज़्यादा, जेन ज़ी के बारे में ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा मोटिवेटेड है हमारी मिलेनियल्स से, ये ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक आदत प्रोक्रेस्टिनेशन की भी है। तो इन जनरल आप क्या देखते हैं अवाम में, यूथ में क्या ख़ास तौर पर देखते हैं? देखें, यूथ के अंदर जो है वो मोटिवेशन ज़रूर होती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ मोटिवेशंस जो है ना, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि जिनकी बायोलॉजिकल एज बहुत थोड़ी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी एक अच्छी महफिल में, किसी अच्छी सोहबत में बैठ के कुछ देर के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं, हम फुल प्लान बना चुके होते हैं कि नहीं अब ये करना है और करके दिखाना है। वो कुछ वक्त गुजरता है तो वो मोटिवेशन डाउन हो जाती है, हम नॉर्मल रूटीन में जो है वो आ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो ख्याल जो जिस महफिल और जिस सोहबत से मिला है उसने मुकम्मल भी उस महफिल और उस सोहबत में रहते हुए ही होना है। तो अगर कहीं से कोई हम ख्याल मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जिसकी सोहबत में बैठ के आपको मोटिवेशन मिल रही है, न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं, आपकी हिम्मत और हौसले का कद बड़ा हो रहा है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें आ रही हैं, आपकी फ़िक्रमंदियाँ, परेशानियाँ आपको छोटी लगने लग पड़ी हैं, तो फिर ऐसी महफिलों को पकड़ लेना चाहिए, थाम लेना चाहिए। ऐसी महफिलों का परमानेंट जो है वो हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि ख्वाब जो देखा है तो उसने सिर्फ देख लेने से पूरा नहीं होना ना, वो एक पूरे सफ़र का आगाज़ है। तो उस मंजिल पे चल जाना जो है वो बेहतर होता है, उन मंजिलों का, उन लोगों का जो है वो हिस्सा बन जाना वो बेहतर होता है। तो कुछ देर के लिए उस महफिल में बैठ के उठ जाना वो मोटिवेशन आर्जी होती है, वो इमोशंस जो है उनकी बायोलॉजिकल एज ख़त्म होती है, तो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में जो है वो वापस आ जाते हैं। उस्मान साहब, आजकल की जो हमारी यूथ है उसमें एक बड़ा हार्ट ब्रेक्स और इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं, जब इसमें हम लोग इंडल्ज करते हैं तो एक बड़ा स्ट्रेस भी होता है, जहनी अमराज भी होते हैं। तो पहले तो मुझे बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंस है जो हमारे, अगर कोई जहनी मर्ज़ हो गया, डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना, और आप लोगों का इस पूरे सिनेरियो में क्या किरदार होता है? और ये भी बताइएगा कि इस यंग एज में किसी को रिलेशनशिप्स में उस तरह इंडल्ज भी होना चाहिए, किसी एक अपने लिए किसी ऐसे शख्स को तयन कर लेना कि अब ये इसी के साथ ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, जब आप अभी इतने मैच्योर ही नहीं हुए? अच्छा, देखिए, इसमें ना ये होता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि पहले नंबर पर तो आप ये देखें कि जब आप इस फेज़ में दाखिल होने जा रहे हैं तो क्या आप इस काबिल हैं, क्या आप फाइनेंशियली इतना स्टेबल हैं, क्या आपकी एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी है, क्या आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आ चुकी है। देखिए, ये एक ऐसा फेज़ होता है कि जिसमें एक पूरी ज़िम्मेदारी को उठाकर आपने आगे एक घर को लेके चलना होता है। लेकिन सर, हार्मोन्स भी तो पीक कर रहे होते हैं ना उस एज में, हमारे टीन्स में जब हम लोग होते हैं तो। देखिए, जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो भी तो किसी चीज़ का नाम है ना, दीन के अंदर भी तो इसको कहा गया है ना। देखिए, हमारा नफ्स जो है ना, इस पे काबू भी तो हमने पाना है। तो उसमें ये होता है कि इसके लिए देखें, ज़रूरी ये होता है कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ना। देखिए, ये एक दो लोगों के ताल्लुक़ की सिर्फ बात नहीं होती, ये एक पूरी एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ होता है कि जिसमें आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होना ज़रूरी है। आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हों, स्ट्रॉन्ग से मुराद इतना कमाते हों कि आप एक अच्छे अंदाज में अपने लाइफ को जो है वो आगे लेके चल सके।
आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप इस फेज़ में जो है वो दाखिल होना चाहिए आपको। और दूसरा ये है कि देखें जैसे आपने कहा कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रिलेशंस जो है वो नहीं लॉन्ग टर्म चल पाते या कुछ इस तरह से जो है, तो हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स के ब्रेक होने की ना एक बड़ी वजह ये है कि हमारे अंदर मैच्योरिटी बहुत कम हो गई है। तो हम वो एक बचपने में रहते हुए उस रिलेशंस में वो चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं। सम टाइम हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं चीज़ों को लेकर जो है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे गैप्स पैदा होते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स जो है वो पैदा होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी रिलेशन जो है उसको एक प्योरिटी के साथ लेकर जो है वो चलना चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स आपके साथ नहीं चलना चाहता, आपकी हज़ार कोशिशों के बावजूद भी वो आपके साथ नहीं ठहरना चाहता, तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में लोग आते भी हैं और चले भी जाते हैं। तो फिर मूव ऑन कैसे किया जाए इस सारे सिचुएशन से? देखें, ये शुरू में डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है कि आप किसी रिलेशन में रहे हों, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, एक बड़ा पेनफुल होता है आपके लिए जो है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक तड़प वाला जो सजदा होता है ना, तो वो किसी ने पूछा था कि जब वो शख्स छोड़ कर चला गया तो क्या मिला, तो वो जवाब दिया उसने कि वो चला गया और वो मिल गया। सुभान अल्लाह। तो जब वो मिल जाता है ना, तो फिर किसी चीज़ की तलब बाकी नहीं रहती। तो फिर वो एक दिल में भी एक सुकून की कैफियत रहती है, दिमाग में भी एक सुकून की कैफियत रहती है। और हमें ख़ुद को ना इस चीज़ पे राज़ी रहना भी सीखना चाहिए कि जो देखें, खुश नसीब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत जुमला जिसका मफ़हूम है कि खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जिसे अपने नसीब पे राज़ी रहना आता है। तो जो रब ने मेरे लिए लिख दिया है ना, वो मेरी अकल बड़ी छोटी सी है। देखिए, जब हम सजदा करते हैं तो क्या सिंबल है इसका कि ऐ परवरदिगार, मेरी सारी की सारी अकल तेरे कदमों में। सर तस्लीम हम कर देते। हाँ बिल्कुल ऐसे, मेरी सारी की सारी अकल तेरे कदमों में। मुझे क्या पता कि आने वाला कल कैसा है, तू बेहतर जानता है, तू मेहरबानी फरमा दे, तू करम फरमा दे, तू कोई रास्ता निकाल दे जो है। तो वहाँ से फिर रास्ता भी मिलता है, वहाँ से फिर करम भी मिलता है, वहाँ से फिर सुकून भी मिलता है, और वहाँ से जो है वो एक बेहतरीन मुतबादल भी आपको मिलता है, जिसका एहसास आपको आने वाले वक्त में ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप मूव ऑन करते हैं तो कोई और शख्स आपके लिए वेट कर रहा होता है जो उससे बेहतर जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा होता है। अभी आपने मटीरियलिज्म की बात की, मटीरियलिस्टिक सोच की बात की। हमारी यूथ में जहाँ पर स्ट्रेस की बात है, वहाँ पर कुछ खुद साख्ता स्ट्रेस भी हमने अपने लिए क्रिएट किया हुआ है। आईफोन 17 लॉन्च हो गया जी, मैंने ये लेना है। फ़लाँ इन्फ्लुएंसर को मैंने देख लिया जी, BMW ड्राइव करते हुए थी, वालिद साहब को ज़िद करना शुरू कर दिया। वालिद साहब के वो फाइनेंशियल हालात उस तरह के नहीं हैं, आपके फाइनेंशियल हालात उस तरह के नहीं हैं। तो एक कंपैरिजन की दौर में हम रह रहे हैं। इसकी वजह से हम कुछ गलत कामों के लिए भी मोटिवेट हो जाते हैं, या हम लोग बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं कि शायद मैं अचीव ही नहीं कर सकता। तो इस तरह के वाक़यात आप फेस करें? देखिए, सोसाइटी में बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाते हैं। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा खूबसूरत जुमला आप फरमाया करते थे कि अपनी तारीफ़ जो है वो बड़ी गाड़ी, बड़े घर और बड़ी जायदाद से ना करवाओ, अपनी तारीफ़ जब भी करवाओ किसी ज़ाती खूबी की वजह से करवाओ। तो हमें एक तो अपने अंदर ना जब ज़ाती खूबियाँ हम पैदा कर लेते हैं ना, तो फिर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जो तारीफ़ करवाना है ना, उससे हम आज़ाद हो जाते हैं। इसमें कुछ रोल जो है वो पेरेंट्स का और टीचर्स का भी होना चाहिए। उस्मान साहब, इसमें के अंदर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऐड कीजिएगा। और कुछ लाक़िदीन आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये भी कहते हैं कि ये इस्लाम और ये जो है ये दोनों एक दूसरे से मुतनाज़ चीज़ें हैं, बिल्कुल अलहदा चीज़ें हैं। तो इसको भी ऐड कर दीजिएगा इस सवाल में, और बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स बिल्कुल दीजिएगा। अच्छा, देखिए, इसमें ये होता है कि पहले नंबर पर तो ये है कि हमारे टीचर्स को और पेरेंट्स को ये रोल प्ले करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा, जो इज़्ज़त का मेयार है वो इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं है। इज़्ज़त का मेयार इल्म के साथ है, इज़्ज़त का ताल्लुक़ अदब के साथ है, इज़्ज़त का ताल्लुक़ जो है वो ज़ाती खूबियों के साथ है। तो जब हम इस तरह की ट्रेनिंग्स बच्चों को देना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा कि हमने जो अपनी तारीफ़ करवानी है वो किन चीज़ों के ऊपर जो है वो करवानी है, नंबर एक। और दूसरे नंबर पर ये है कि देखें, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और रिलीजन जो है, ये दोनों सेपरेट चीज़ें नहीं हैं। हम तकदीर की जब बात करते हैं ना कि जो तकदीर में लिखा है तो वही होना है, तकदीर को दीन दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक नसीब मुअल्लक और एक नसीब जामिद। नसीब जामिद वो है जिसको मैं बदल नहीं सकता, मेरा पैदा होना, मेरा मरना, मेरा रिस्क जो है, मेरे वालदैन, मेरे ब्लड रिलेशंस, इसको मैं बदल नहीं सकता। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बदल सकता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके जो है।
बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। नाज़रीन, हमारे साथ उस्मान अंसारी मौजूद थे, जिन्होंने उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। मैंने भी आज को इनकी जो बातचीत से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे भी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।